अलग अलग चैप्टर्स ये आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है दैट इज द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अगर इसकी हम लोग अगर बात करते हैं तो इसके तहत हमें देखना क्या है कि भाई ये जो आपको ये जो दिया हुआ है ना, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये इवेंट है 14 जुलाई 1789, इस दिन रेवोल्यूशन आउटब्रेक होता है। लेकिन इसके पहले जो सोसाइटी था वो किस तरीके से था उस चीज को हम लोग समझेंगे और कहानी को स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। जैसे इन 1774, देखिए ये 1789 इससे पहले की कहानी है। 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स ascend the throne of France, married to Styrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. तो ये चीज है। देखिए क्या है कि भाई जो वहां के आपके जो बर्बन फैमिली के जो व्यक्ति हैं लुइस 16, इनको राजगद्दी संभालने का मौका मिलता है और उस वक्त ये 21 साल के ही होते हैं। इनकी शादी जो है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, जो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है उनके साथ इनकी शादी होती है। उसके बाद क्या है कि जब इनको राजगद्दी संभालने को मिलता है तो क्या होता है कि भाई खजाना खाली है। अब ये तो पता नहीं है खुश होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं शादी से पहले किस तरीके से रहे होंगे। अब क्या है ना कि जब राजगद्दी संभालने का मौका मिला तो हर चीज जानने का मौका मिला होगा कि भाई हमारे जो राजकोष है उसमें किस तरीके से चीजें पड़ी हुई हैं, वहां पर फाइनेंशियली क्या चीज है, अवेलेबल नहीं है, पैसे कितने हैं, या फिर जो भी चीजें जो एक इकोनॉमिकली एक राज्य को बूस्ट अप करके रखते हैं वो चीजें कितने हद तक अवेलेबल हैं। तो ये बात है। अब क्या है कि यहाँ पर इनकी ट्रेजरी खाली मिलती है और क्यों खाली मिलती है इसका रीजन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। पहले आपको बता दें सोसाइटी किस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड थी। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अगर फर्स्ट स्टेट की अगर बात करें तो क्लर्जी कैटेगरी के लोग इसमें रहते थे। दैट मींस इनमें जो लोग रहते थे वो चर्च से बेसिकली जो है बिलोंग करते थे। जो पादरी वगैरह होते हैं, प्रेस्ट वगैरह होते हैं, ये सारे लोग इससे बिलोंग किया करते थे। तो ये फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकंड स्टेट की अगर बात करें तो आपको रूलिंग क्लास वाले लोग इसमें आते थे, नोबल्स लोग आते थे। ये सारे के सारे आपको किसमें आते हैं, आपको नोबिलिटी में आते हैं, दैट मींस नोबल क्लास में आते हैं। दूसरा हमारा जो थर्ड स्टेट है, अगर थर्ड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आपको मर्चेंट्स हो गए, वीवर्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, या जो भी नौकरी वगैरह करने वाले लोग हैं वो सारे हो गए। उसके अलावा इसी स्टेट में आपको एक और चीज मिलता है, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। मतलब आपको एक सबसे निचला जो स्तर होता है ना समाज का, जहां पर लोगों को रोज रोज खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, हर रोज मेहनत करना पड़ता है, ऐसे सेक्शंस के लोग भी इसमें रहते थे। इसके अलावा आपको इसमें काम करने वाले लोग हो गए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी हैं, ये सारे लोग भी आपको इस सोसाइटी में मिलते थे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि कैसी सोसाइटी जो है वो यहाँ की बनी हुई थी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमने जैसे पिछले स्लाइड्स में आपको बताया था कि भाई हम ये रीजन जानेंगे वहां पर कि आखिरकार जो है वहां का ट्रेजरी है वो खाली क्यों था। तो रीजंस की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, क्वेश्चन भी बनता है व्हाट वाज द रीजन कि एम्प्टी ट्रेजरी क्यों खाली था, है नहीं। तो रीजन बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी अगर इसकी बात करें तो लॉन्ग इयर्स, सॉरी पेन ले लिया हम जरा, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। अब देखो कि ये एक उस वक्त की बात है जब 18th सेंचुरी चल रहा था और उस टाइम पर ज्यादातर लड़ाइयां होती रहती थी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कंट्रीज वगैरह में ये चीजें चलती रहती थी। और उसी टाइम पर जो है हम ये यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो क्या है कि भाई इनकी जो लड़ाई चलती थी, बेसिकली आपके बुक में जो है वो ब्रिटेन से संबंधित जानकारी दिया हुआ है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे अभी इसी में। तो इनकी लड़ाइयां चलती रहती थी। अब लड़ाइयां क्या है कि खड़े पैर तो लड़ते नहीं है, बोल बोल करके लड़ते नहीं है। जैसे महिलाएं लड़ती रहती हैं, गाली वगैरह दे करके आपस में लड़ लेती हैं, काम चल जाता है उनका, उसी में एक दूसरे का मतलब हार्ट अटैक वगैरह आ जाए महिलाओं का, ऐसी बड़ी बड़ी गालियां होती हैं उसमें। खैर यहाँ पे लोग गाली देकर के नहीं लड़ रहे थे, लाठी डंडों से तो नहीं लड़ सकते। और अगर मान लीजिए अगर लड़ भी रहे हैं तो एक बड़ी संख्या में, जब लड़ाई ऐसे क्या है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, अगर आप लड़ते हैं तो आपको भी नुकसान होगा, साथ में सामने वाले व्यक्ति को भी नुकसान होगा। तो कहने का मतलब क्या है
कि काफी ज्यादा जो है खर्च हो रहा था उसमें। अब खर्च के टर्म में क्या बोलेंगे, जैसे अगर मान लीजिए बम फेंकना है आपको, तो बम कहीं से तो खरीदना पड़ेगा, गोलियां चलानी है, गोलियां खरीदनी पड़ेंगी, और केवल गोली फेंक करके तो मारेंगे नहीं आप, आपको बंदूकें भी लेनी पड़ेंगी। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो है वो और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर कोई दूसरा जो सामने वाला जो पार्टी है वो अगर आपके ऊपर बम फेंक देता है, आपके ऊपर या आपके राज्य में कहीं फेंकता है, तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शंस होगा उसको भी आपको मरम्मत करानी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इनको आप साथ में मिला दें तो बहुत बड़े लेवल पर जो है वो नुकसान पहुंचता है। और ये सब कुछ कहां आके गिरता है, राज्य के जो कोष होता है, राज्य का कोष होता है, उस पर बर्डन आकर के पड़ता है वो चीज। खैर, अब क्या देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। अब इतनी बड़ी महल थी, अब राजा इतने बड़े थे, बड़े क्या थे, फ्रांस के राजा जो लुईस 16 है, इनका जो महल था जो वर्सेल्स में स्थित है, तो वो इतना ज्यादा भव्य था कि उसकी भव्यता को बरकरार रखने के लिए वहां पर क्या है कि आप बहुत ज्यादा खर्चे वगैरह हो रहे थे। अगर स्टाफ है, स्टाफ खर्चे करेंगे, सॉरी स्टाफ है तो उनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी, डेकोरेशंस वगैरह है, या फिर जो भी मेंबर्स उससे जुड़े हुए होंगे उनके ऊपर भी उनको एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्या था कि भाई कमाई हो या ना हो आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको इसके लिए खर्च आपको करना पड़ता है। आगे एक और फिर क्या हो जाता है कि फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। देखिए इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डायग्राम है, एक मिनट। तो देखिए यहां पर क्या है कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है ना, ये आपका एक मिनट, ये जो एरिया है ये आपका फ्रांस है, यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका ब्रिटेन है, और ये जो हमारा है वो क्या हमारा अमेरिका है। तो क्या था कि फ्रांस की जो है इनकी अनबन चलती थी किसके साथ, ब्रिटेन के साथ अनबन चलती थी, हमेशा लड़ाई वगैरह हुआ करता था। फर्स्ट लाइन में हमने देखा कि भाई किस तरीके से जो है फाइनेंशियली वो वीक होते चले जा रहे थे इन बहुत बड़े बड़े लड़ाइयों को लड़ करके। तो क्या है ना कि ये इसका दुश्मन है, और इसने क्या किया हुआ है, अमेरिका के कुछ एरियाज को कॉलोनाइज करके रखा हुआ है। तो इसने क्या किया फिर, दैट मींस जो आपका ये जो फ्रांस है वो क्या करेगा कि इसको फिर मदद कर देता है, इसको मदद करता है इंडिपेंडेंस असर्ट करवाने में, किससे, ब्रिटेन से। इस ब्रिटेन से मदद करवाता है। देखो क्या है ना कि अगर हम इसका रोज इससे लड़ाई चल रही है, अगर इसके दुश्मन को अगर हम क्या कर देते हैं, इसके दुश्मन को अगर हम क्या मदद कर देते हैं, तो एक तो ये इंडिपेंडेंस असर्ट कर लेगा, और दूसरा इसे भी तसल्ली मिल जाएगी चलो हमने अपने दुश्मन के अपोजिट में जाकर के किसी का मदद किया, जिससे उसको थोड़ी बहुत नुकसान हुई ही होगी, क्योंकि जो भी राष्ट्र किसी को कॉलोनाइज करके रखा हुआ होता है, तो क्या होता है कि वहां से उसको काफी सारी चीजें मिलती हैं, और इकोनॉमिकली तो काफी ज्यादा बूस्ट अप मिलता है, मदद मिलता है उस पर्टिकुलर कंट्री से जिसको उन्होंने कॉलोनाइज करके रखा हुआ है। चलिए वापस हमारे पिछले स्लाइड्स पे हम चलते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर क्या है आपको, वॉर एडेड मोर देन a billion livres to debt that had already risen to more than 2 billion livres। अब क्या ना कि लड़ाई तो लड़ रहे थे, इनके पास अपना कुछ पैसा था नहीं, ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली थी, लेकिन लड़ाई ब्रिटेन को तो कम से कम बताना था ना कि चलो हम तुम्हारे खिलाफ जाकर किसी को मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको कर्जा लेना पड़ा था, और पहले से तो था ही। अब इस वॉर की वजह से क्या होता है कि कर्ज होते हुए इसकी कर्ज और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर लड़ना है, मदद करना है उसको, तो इनको भी क्या चाहिए, गोला बारूद, बंदूक या लोग, ये सारे कुछ चाहिए, फ्री में तो ये सब कुछ आते नहीं है। तो इनको इसकी वजह से और ज्यादा कर्ज बढ़ जाता है, जो थोड़ा सा कर्ज था वो सीधे डबल हो जाता है। आप देखेंगे आप सीधे डबल हो जाता है। उसके बाद क्या है कि लीडर्स हु गेव स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। कहने का मतलब क्या है, लीडर्स नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, लेंडर्स है वो। तो कहने का मतलब है कि जो लेंडर जो पैसा दे रहे थे, देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले लोग मदद कर रहे थे, क्या होता है ना कि आपके पास पैसा बहुत है तो लोग आपको लोन दिया करेंगे, लेकिन आपके पास पैसा है ही नहीं तो बहुत सारे लोग नहीं देंगे, और जो भी देंगे वो इस लालच में देंगे कि चलो कोई बात नहीं, इससे इसको तो बहुत ज्यादा मजबूरी है तो इसको हम क्या करेंगे कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट करके देंगे, तो ये इसको तो चाहिए वो ले लेगा। और फ्रांस क्या करता है, वो लेता भी है, और उसको कितना देना पड़ता है, 10% उनको देना पड़ता है। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आपने 1000 रुपीज अगर लिया है, तो दैट मीन्स आपको उसका 100 रुपीज एक तरीके से ब्याज के रूप में आपको देना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
एंड यूनिवर्सिटीज। कहने का मतलब इतना ही खर्चा नहीं था, इसमें और भी खर्चा वगैरह हुआ करता था। क्या चीज है, अब जैसे राज्य तो चलाना है भाई, राजा है, राज्य तो चलाना है, तो जो रोज के जो खर्चे हैं वो चीज तो उठानी पड़ेगी। अब मान लीजिए आर्मी वगैरह आपने बना करके रखी हो, बना के क्या, राज्य है तो आर्मी तो रहेगी, तो उनको आपको सैलरीज देनी पड़ेंगी, उनके भरण पोषण के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपने जो जुडिशरी सिस्टम्स वगैरह बना के रखा है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज आपने चला करके रखी हुई हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स आपने हायर करके रखे हुए हैं, उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। तो ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस है जो काटा नहीं जा सकता, इसको करना ही करना है। तो भाई पैसा तो आ ही नहीं रहे, क्या कैसे करें। तो अब क्या होता है कि ये सारा जो हमने डिस्कशंस किया यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रीजंस हैं किस चीज के लिए, एम्प्टी ट्रेजरी के लिए। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो आपको यहाँ पर मिलता है। अब राजा करेगा क्या, वो लास्टली क्या सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कर्ज तो हमने ले लिया, अब केवल कर्ज के सहारे राष्ट्र को नहीं चला सकते, तो क्या करेंगे, हमने एक काम करना है कि हमने अपने ही राज्य में टैक्स को बढ़ा देना है। हालांकि ये सबसे बड़ा रीजन बन जाता है राजा के लिए। और वो जो 14 जुलाई का जो इवेंट हमने देखा है 1789, ये कहीं ना कहीं जो है आपको इससे समझिए कि जुड़ा हुआ सा आप कह सकते हैं, और ये एक बड़ा रीजन भी बनता है इस रेवोल्यूशन के लिए। चलिए अगली स्लाइड्स पर देखते हैं हम। जैसे हम अगली स्लाइड पे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, सोसाइटी के अंतर्गत, जैसे हमने आपको बताया था ना उस टाइम पर कि सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वाले में हमारा क्लर्जी था, दूसरे वाले में नोबिलिटी, दैट मींस नोबल्स था, जो रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे। थर्ड स्टेट में हमारा क्या था, वो आपको बिजनेसमैन वगैरह, मर्चेंट्स वगैरह, लॉयर्स, डॉक्टर्स, या आप कह लीजिए कि जो पीजेंट्स, फार्मर्स या लैंडलेस लेबर जो भी है, वो सारे थर्ड स्टेट्स में हमारे आ रहे थे। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जो फ्रेंच सोसाइटी है, दैट मींस जो किस तरीके से है, और ये स्टूडेंट्स जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये कब की बात है, ये 1789 से पहले हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले क्या चलता था, फ्यूडल सिस्टम वाला व्यवस्था चलता था। अब देखिए फ्यूडल सिस्टम क्या होता था। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा राज्य है, राज्य के अंदर हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर इस तरीके से बैठा कर रखा हुआ। एक राजा है, इसने क्या किया कि पूरा कमान इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको अलग अलग एरियाज को डिवाइड करके दे दिया। अब ये क्या करेंगे, उन पे रूल कर रहे होंगे, और जब भी इनको कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी टैक्स वगैरह, इनसे फिर वापस ये लेंगे, फिर इनसे लेंगे, फिर इनसे लेंगे, इस तरीके से। तो ये व्यवस्था चलती थी। इस व्यवस्था को फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडल सोसाइटी भी कहा जाता है। और जो एरा है, जो एरा नहीं, जो वक्त है कब का, 1789 से पहले का, उसको हम लोग ओल्ड रेजिम भी कहते हैं। सवाल भी बनता है आपको, बहुत छोटा सा सवाल होता है कि भाई ओल्ड रेजिम क्या होता है। तो जो वक्त, जो टाइम है, वो जो 1789 से पहले का था, जो राजा महाराजाओं वाला पूरी तरीके से है ना, डेस्पोटिज्म पूरी तरीके से जिसमें भरा हुआ था। और 1789 बेसिकली, आप जब भी आंसर लिखे तो 1789 को जरूर कंसीडर कीजिए आंसर लिखते टाइम पर, कि इसके पहले का वक्त को ओल्ड रेजिम कहा जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ हमारे पास देखिए कैसे कैसे किया गया। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid taxes। अब देखिए जरा, जिनके पास पैसा है वो पैसा दे ही नहीं रहे, और जिनके पास पैसा नहीं है उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ रहा है। हमने देखा कि चर्च, जो पादरी वाले लोग जो हुआ करते हैं, पादरी वाले नहीं, जो फादर्स वगैरह जो होते हैं, उनको पादरी भी कहा जाता है। तो जो चर्च से प्रेस्ट, पुजारी हम लोगों के मतलब हिंदू के कंडीशन में हम पुजारी कह सकते हैं, लेकिन चर्च वाले में वो पादरी ही होते हैं। तो वो फर्स्ट स्टेट वाले, उनको भी टैक्स नहीं देना। सेकंड स्टेट जो नोबल, जो रूलिंग क्लास के लोग हुआ करते थे, उनको भी नहीं देना। तो कहने का मतलब क्या है कि अब टैक्स देना किसको है, केवल थर्ड स्टेट को देना है। थर्ड स्टेट बेचारों के पास, कुछ के पास तो पैसा है, लेकिन सबों के पास पैसा नहीं है। तो ये डिस्पैरिटी है, जो एक सोसाइटी में डिस्पैरिटी है। देखो समझते जाना है कि रेवोल्यूशन किस तरीके से शक्ल लेने वाला है। तो डिस्पैरिटी है। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट को देखें तो इनको एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। कहने का मतलब है कि अगर आप इस सेक्शन में जन्म लेते हैं, इस सेक्शन में अगर जन्म लेते हैं, तो जन्म से ही आपको कुछ अधिकार हो जाता है। आपको टैक्स पे नहीं करना, आप एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं, आपकी एक समाज में एक अलग जो है क्या पहचान होगी वहां पर। दैट मीन्स आप एक ठाट बाट में रह रहे होंगे। बाय बर्थ कई सारी चीजें हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर हुक्म जता सकते हैं आप, आपके खिलाफ कोई जाएगा, तो कई सारी बातें होती हैं जो इनको जन्म से ही, जैसे बाय बर्थ जन्म से अधिकार समझते हैं ऐसी चीजों को। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेम्पशंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। कहने का मतलब जो हमने आपको पहले बताया, हमने देखा कि जो यहाँ पर देखिए गया कि थर्ड स्टेट्स पेड टैक्सेस, केवल थर्ड स्टेट को टैक्स पे करने के लिए कहा गया था, और वो वही केवल थर्ड स्टेट पे करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको
फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ये जो दो स्टेट्स है इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। नॉबल्स फर्दर एंजॉयड फेडरल प्रिविलेजेस, जो हमने फेडरल सिस्टम की भी बात करी थी उसको पूरी तरीके से वो एंजॉय कर रहे थे, दैट मींस ठीक थे, वो खुश थे, उसी चीज को वो पूरी तरीके से एंजॉय करते थे। अब एक जगह बैठना है, दूसरे के ऊपर हुक्म करते रहना है, इससे बढ़िया क्या चाहिए। उसके बाद क्या है कि दिस इंक्लूडेड फेडरल ड्यूज व्हिच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अब क्या होता है कि ये जो सामंतवाद चलता था, उस सामंतवाद में किसी भी तरीके का, मान लीजिए कि जैसे एक राजा है, उस राजा को जिसने उन्होंने कहीं कहीं पर सामंत लोगों को बिठा करके रखा हुआ है, उनसे जब उनको टैक्सेशन वगैरह चाहिए तो उसका पूरा बर्डन किसके ऊपर आके पड़ता था, जो थर्ड स्टेट में जो लोग रहते थे उनके ऊपर पूरा आकर के पड़ा करता था। अब अगर आगे बात करें तो क्या है कि थर्ड स्टेट्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता था कि पीजेंट्स वेर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लैंडलॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फेल्स टू सर्व द आर्मी, टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। कहने का मतलब है अब इनका क्या योगदान था, इन दोनों को तो हमने देख लिया, इनका क्या योगदान था हमारा कि जो पीजेंट्स थे इनको क्या करना पड़ता था, अलग अलग तरीकों से सर्विसेज वगैरह देनी पड़ती थी। कैसे कि आप इन स्टेट्स के घरों में जाकर के आपको काम करना है, रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह ऐसे साइट्स पर आपको काम करना है, लिवलीहुड के लिए भी, और इनको करना भी पड़ता था क्योंकि ये थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे एक फोटो जो है आपके बुक में दिया हुआ होगा, यहाँ पर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, आप गौर से देखेंगे, बुक खोल के रखिएगा स्टूडेंट, आपको समझ में भी आएगा। एक मिनट, द nobleman eats the spider and the peasants the fly। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पाइडर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, फ्लाई दिया हुआ है। तो जो नॉबल व्यक्ति है ना, दैट मींस ये जो रूलिंग क्लास से जो बिलोंग करता है वो अपने आप को स्पाइडर से डिनोट कर रहा है, और फ्लाई से किसको डिनोट करवा रहा है, ये बेचारा गरीब सा आदमी हाथ में पोटली लिए खड़ा है। यहाँ पर इसके ऊपर क्या दर्शाया गया है कि द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। ये जो बोरी है, इस बोरी में बहुत ज्यादा पैसे या जो भी मोहरे सिक्के वगैरह जो भी होंगे इनके पास बहुत है, लेकिन फिर भी बेचारा ये लालच भरी निगाहों से किसकी तरफ देख रहा है, इस वाले व्यक्ति की तरफ। इसका हालत बहुत खराब है। ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसका हालत देख करके भी इसको तरस नहीं आ रहा और ज्यादा इसको चाहिए होता है। तो ये है, देखिए फोटोज वैसे क्वेश्चंस में नहीं आते, लेकिन कभी कभार अगर आ जाते तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर टैक्स किस प्रकार का हुआ करता था। बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, सवाल भी पूछते हैं, इस पर सवाल बनता भी है। क्या है कि जैसे देखिए दो प्रकार के टैक्सेशन हुआ करते थे, एक होता टेथ और दूसरा होता था टेल। टेथ का मतलब क्या है कि एक टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। 1/10 कहने का मतलब क्या है कि टेथ जो हुआ करता था वो राज्य एक तरीके से लिया करती थी, और राज्य नहीं, चर्च लिया करते थे। और इस चर्च का क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो पादरी लोग होते थे, आपने जितना भी उपजाया है उसका एक भाग, जैसे 10 भाग, अगर मान लीजिए कि अगर आपने जैसे 100 किलो आपके पास अगर अनाज है, 100 किलो है आपके पास, तो इसका आपको 10 किलो किसको जाकर के पे करना पड़ेगा आपको, दैट मींस ये चर्च वाले ले लेंगे, अगर यहाँ गए चर्च वाले आपको देने पड़ेंगे। ये एक रूल था, रूल क्या, एक टैक्स था जो हर हाल में आपको देना है। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा एक और टैक्सेशन जो था वो टेल था। ये क्या होता, पेड टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट को वो चीजें पे करनी पड़ती थी। द नंबर ऑफ indirect taxes which were levied on articles of everyday consumptions like salt or tobacco। मतलब किस तरीके से टैक्सेशंस वगैरह होते थे, किन किन चीजों पर लगता था जो आप कंजप्शन करते थे, कंज्यूम करते थे, खासकर यहाँ पर टोबैको जो तंबाकू वगैरह होता है, नमक वगैरह होता है, इन चीजों पर इस तरीके से टैक्सेशंस होते थे। दो प्रकार से टैक्सेशन होते हैं, एक टेथ होता है जो आपको जो फर्स्ट स्टेट था हमारा क्लर्जी, उसमें पे करना पड़ता था कितना, 1/10, और ये जो होता था वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट क्या मतलब जो सरकार होती थी उसको आपको पे करना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, इसके तहत अगर हम देखते हैं, अब देखिए जरा, स्ट्रगल टू सर्वाइव सबसिस्टेंस क्राइसिस, सवाल भी है कि व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस। देखिए क्या होता है कि जब भी जीवन जीने के लिए जो बेसिक मूलभूत चीजें होती हैं, जो बेसिक एकोमोडेशन फैसिलिटीज होती हैं, उन बेसिक एकोमोडेशन फैसिलिटीज को भी आप क्या नहीं कर पाए, अर्जित नहीं कर पाए, उसका अर्जन नहीं कर पाए, है नहीं। जैसे क्या ना कि एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें बेसिक नेसेसिटी है उनका, ये चीज चाहिए उनको। अगर इसको भी ये पूरा नहीं कर पाते और बड़ी मुश्किल से केवल जिए जा रहे हैं, तो वो जो स्थिति होता है वो हमारा क्या कहलाता है,
सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या कहलाता है? सबसिस्टेंस क्राइसिस। देखिए क्या कहना है, एन एक्सट्रीम सिचुएशंस वेयर द बेसिक मींस ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड, है ना। आगे देखते हैं तो इसके वजह से देखिए क्या होता है, आखिर इसके रीजंस क्या है, सबसिस्टेंस क्राइसिस के होने के रीजंस क्या है। तो यहाँ पर 2 रीजंस या 3 रीजंस आपको दिए गए। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, 23 मिलियन इन 1785। जरा ईयर को आप नोट करेंगे, 1715 एंड 1789। इन दोनों के गैप में 1715 में आपको 23 मिलियन पॉपुलेशन थी और 1789 में कितनी बढ़ गई, 28 मिलियन। बहुत ज्यादा, दैट मींस लोगों की संख्या बढ़ गई, बहुत ज्यादा लोग जो है वो बढ़ गए। अब देखिए जैसे ही लोग बढ़ेंगे तो इसका और इंपैक्ट क्या होगा कि एक तो देखिए कि स्थिति बहुत खराब थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, अनाज भी कुछ खास नहीं हो पा रहा था, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जो रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड हो रहे हैं। दैट मींस कहने का मतलब है कि अनाज आप उतना ही आप उपजा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डिमांड बढ़ जाएगा और जो कंज्यूम करने वाले लोग होंगे वो उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जो चीजें, जिस चीज की वजह से डिमांड बढ़ा है वो चीजें उतनी की उतनी है, तो परेशानी तो होनी है। क्या होता है कि रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस एंड द ग्रेन्स कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड। जितनी डिमांड थी इसके इक्वल में जो है क्या नहीं हो सका, प्रोडक्शंस नहीं हो सका, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है वो यहाँ पर उसकी हालत जो है वो बन जाती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, उसी से संबंधित आगे जब हम बढ़ेंगे तो डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शंस। जैसे हमने देखा कि भाई प्रोडक्शंस नहीं हो पा रहा, तो आखिरकार क्या रीजंस थे प्रोडक्शंस के जो नहीं हो पा रहे थे, वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। हम देखेंगे द प्राइस ऑफ ब्रेड व्हिच वाज, अच्छा एक मिनट, जो डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शंस है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है किस चीज की वजह से, ड्राफ्ट और हेल, सूखाड़। देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दें हम जरा एक मिनट। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि महिला बेचारी जो है अपने सर पर पता नहीं क्या चीज है, ये कमंडल है, क्या चीज है, मोटली पोटली जो भी हो, ये बेचारी पूरे जो एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा जो है पानी के कमी की वजह से क्या हालात हो गए हैं, और ये बर्फबारी जो हेल के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे वो उस चीज के बारे में ये फोटो आपको दिया गया है। चलिए पीछे स्लाइड्स पे चलते हैं। क्या होता है कि जो सुखाड़ और हेल की वजह से क्या होता है कि हार्वेस्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, मतलब जो भी फसल होना है वो भी फसल बर्बाद हो जाता है। थोड़ी बहुत फसल होती है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन तो ऐसे मीट नहीं करेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, द प्राइस ऑफ ब्रेड व्हिच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। दैट मींस लोग बड़े थे, लोग जो है वो बहुत ज्यादा बड़े थे। हमने देखा था 1715 के बाद लोगों की संख्या जो है वो कितनी ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही थी, तो लोगों के डिमांड बड़े हैं। जो स्टेपल फूड जिस पर वो बेसिकली सबसे ज्यादा उसको कंज्यूम किया जाता है, तो उस पर लोगों की क्या होती है कि डिपेंडेंसीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से किल्लत हो जाता है। मतलब कहने का मतलब लोग परेशान भी होते हैं, वो कमने भी लगता है। कमने क्या लगता है, लोग बढ़ गए तो कंजप्शन ज्यादा बढ़ गया, फूड ग्रेन्स तो उतना ही है तो कम लगने लगता है वो। उसके बाद वेजेस डिड नॉट कीप पीस विद द राइज इन प्राइस। क्या होता है कि जैसे जो लोग काम करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमने देखा था कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, मर्चेंट्स वगैरह या फिर जो नौकरी किया करते थे उनके पास तो रेगुलर पैसा इस तरीके से आया करता था, तो वो लोग फिर क्यों नहीं अफोर्ड कर पाते थे, तो सैलरी उतनी ही थी उनकी, महंगाई बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रहा था, प्रोडक्शन कम था, लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन इनकी सैलरीज बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे थे। उसके बाद देखेंगे द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। ये जो एक अमीर और दूसरा जो गरीब होता है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा जो गैप हमको देखने को मिल रहा था, और ये गैप जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। चलिए ये सब कुछ मिलाकर के सबसिस्टेंस क्राइसिस को जन्म देती है, और उस स्थिति को पूरी तरीके से समझने के लिए काफी है एक बार आपको हम समराइज करवा दें कि भाई सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। जो बेसिक एकोमोडेशन फैसिलिटीज है, उस फैसिलिटीज को भी हम जब एक्वायर नहीं कर पाते, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं हो पाता, यानी हम रोज तिल तिल करके जी रहे होते हैं कि आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुबह को खा लिया है शाम को हो पाएगा कि नहीं, तो ये सारी चीजें एक तरीके से सबसिस्टेंस क्राइसिस को डिफाइन करती है। हमने रीजंस देखा, तो भाई वहां पर जनसंख्या बढ़ गई, प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया, उतना का उतना ही रह गया, लोग बढ़ गए, डिमांड्स बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही है, स्थिति खराब होती चली गई। हमने ये भी देखा कि आखिरकार प्रोडक्शन क्यों रिड्यूस हो गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रोडक्शन में डिक्लाइन की वजह से क्या हमको यहाँ पर देखने को मिला, और ये सब कुछ सबसिस्टेंस क्राइसिस को डिफाइन करता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ देखिए हमारे पास एक मिनट ये आता है द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंटीसेगिस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। देखिए
नो डाउट ये जो लोग थे कौन से जो थर्ड स्टेट्स में रहा करते थे वो बहुत ज्यादा पहले से तो परेशान थे, अभी भी और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए हम आपको ये सब कुछ कहां पे जाकर के मिलाने वाले हैं, 1789 है 14 जुलाई का, तो यहां पर ले जाकर के आपको हम जोड़ेंगे। खैर ये बात की बात है, फिलहाल क्या है कि जो हमारा मिडिल क्लास है, एक मिनट जरा पेन का कलर हम चेंज कर लें। ये जो हमारा मिडिल क्लास है ये अब क्या करेगा कि थोड़ा ना थोड़ा अपने आप को ऊपर बढ़ाएगा। कैसे, किस तरीके से, वो चीज हम देखते हैं। जो पीजेंट्स वर्कर होते थे ये या फिर थर्ड स्टेट के जो भी जितने भी सारे लोग हैं वो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग द टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी। हमने देखा था कि राजा जो क्या कर रहा है कि भाई टैक्स बढ़ा दो, अपना भी पैसा आ जाएगा। दूसरों से कर्ज लेकर के रखा था, 10% ब्याज उनको देना पड़ रहा था, और उसको चुकाने के लिए और थोड़ा बहुत बर्डन कम पड़े इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि टैक्सेशन बढ़ाने की भी बात की थी। तो उसके खिलाफ और साथ ही साथ जो फूड के लिए परेशानी चल रही थी, हमने देखा ना कि प्रोडक्शन कैसे रुका हुआ था और उस प्रोडक्शन की वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन जो है वो बनी हुई थी। अब क्या है कि इसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन चलिए प्रोटेस्ट तो करते ही हैं। अब उसके साथ क्या है कि बट ओनली सेक्शंस विद इन द थर्ड स्टेट्स बिकेम प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड। कहने का मतलब है कि पूरा थर्ड स्टेट्स के लोग इसमें प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, लेकिन कुछ ही लोग जो है इसमें क्या कर पाते हैं, मतलब प्रोटेस्ट तो चल रहा होता है लेकिन इसी थर्ड स्टेट्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को समझिए कि थर्ड स्टेट्स के होते हुए भी थोड़े बहुत पैसे वाले बना लेते हैं, एजुकेशन को वो हासिल करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए जरा कि आखिरकार इनको जो एजुकेशन मिला या फिर मान लीजिए प्रॉस्परस बने तो किस तरीके से बने, उस चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां पर अगर हम प्रॉस्परस की बात करें, दैट मींस उन्हें पैसा कहां से मिला, कैसे वो पैसा बनाए, तो हमने देखा था ना कि मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे, ये सारे लोग और ज्यादा मेहनत करना शुरू करते हैं, ओवरसीज ट्रेड वगैरह करना शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मतलब कहने का मतलब और ज्यादा प्रोडक्शंस वगैरह करना शुरू करते हैं, बाहर देश विदेशों से चीजों को बेचना शुरू कर देते हैं, तो इनके पास पैसा अब जो है वो आ जाता है। अब मान लीजिए जैसे ही पैसा आएगा तो सबसे पहला चीज जो हर सवाल का, हर ताले का चाबी है, उस चीज को वो हासिल करना चाहेंगे जो कि है शिक्षा, एजुकेशन। जो एजुकेशन है हमारा इसको हासिल करना चाहेंगे और हासिल करते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इनके जैसे मान लो शिक्षा आ गई, अब तर्क करने की क्षमता लोगों के पास आ गई। पहले थर्ड स्टेट में थे तो वो समझते चलो भाई हमें तो जी हजूरी करना है, चुपचाप रहना है, इसी में जीना है, इसी में हमको हर चीज करना है। लेकिन जब एजुकेशन उनको मिलना शुरू हो गया तो क्या है कि उनको तर्क करने की क्षमता मिल गई, अब ये सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। तो उनको लगता था कि ये जो बाय बर्थ प्रिविलेज एंजॉय करते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, ये चीजें इनको नहीं होनी चाहिए। एज अ ह्यूमन हम भी हैं, एज अ ह्यूमन वो भी हैं, तो जो प्रिविलेज हमारे पास है वही उनके पास भी होनी चाहिए एज अ ह्यूमन। क्या है उसके बाद कि द पर्सन सोशल पोजीशंस मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। अब जैसे देखिए कि हम जिस लायक हैं उस लायक ही हमें पदवी मिलनी चाहिए, पद मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो राजा के घर में पैदा हुआ है या राजा के घर में जो जन्म लिया है उसकी जो पोजीशन है वो हाईएस्ट हो जाएगी और हम थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं और हम जो है बिल्कुल निचले दर्जे पर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो एजुकेशन जो या फिर जिस भी तरीके के हमारी कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटीज किसी और से कंपैरिजन तभी किया जाएगा जब उनके पास भी ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज है। तो हमारे मेरिट के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या मिलना चाहिए, पोजीशन मिलना चाहिए। उसके बाद सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। कहने का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है वो किस चीज पर डिपेंड होनी चाहिए, सभी लोगों को आजादी मिलनी चाहिए, कानून के सामने सारे बराबर होने चाहिए। देखिए क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं ना उनमें अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, डिस्प्यूट होता है, किसी का मर्डर भी कभी कर देते हैं या किसी को छुरा चाकू वगैरह मार दिए, तो कभी कभार एक बड़े स्तर पर उनको छोड़ भी दिया जाता है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। या यूं समझ लीजिए बड़े बड़े मेंबर्स, बड़े बड़े राजनेताओं या कानूनी व्यवस्था में कई प्रकार की अड़चने वो पैदा करते हैं जिसकी वजह से उनको छूट मिल जाता है। लेकिन गरीब लोग बेचारे क्या करें, खून नहीं भी करते, अगर उनको 4 डंडा लगा उनसे तुम खून किया क्या, हाँ मालिक हम तो किया, देखो वो मान लेते हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई हमने खून किया हुआ है इस तरीके से। खैर, तो सभी को मौका बराबर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अब आप सोचेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी जो मुहिम है, इतना बड़ा बदलाव जो है वो आखिरकार किस तरीके से लोगों के पास पहुंच रहा है, कोई तो कहीं ना कहीं होगा जो इनको इंस्पायर कर रहा होगा। तो यहां पर बात आती है किसकी, फिलोसोफर्स की बात आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रोल ऑफ फिलोसोफर्स ही पढ़ने वाले हैं। आखिरकार ये फिलोसोफर्स कौन है, क्या है, ये चीज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे तो हमारे पास किसके बारे में बात आती है, फिलोसोफर्स को लेकर के बातचीत होती है कि फिलोसोफर्स कौन थे। आखिरकार जो बुद्धिजीवी लोग उस समय हुआ करते थे, जो कुछ ना कुछ लिख करके समाज को सिखाया समझाया करते थे।
अब क्या है, यहाँ पे तीन फिलोसोफर्स के बारे में चर्चा है, एक जॉन लॉक, दूसरा जीन जैक रोusseau और तीसरा हमारे पास मॉन्टेस्क्यू। ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जॉन लॉक क्या कहते थे। इन्होंने अपनी किताब द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने कही है कि sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। कहने का मतलब है वो जो डेस्पोटिक जो नेचर था ना राजा का, वो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से नकारते थे। नकारते मतलब अपनी किताब में इन्होंने इस तरीके से कहा, और साथ ही साथ ये सब कुछ को अवॉइड करते थे, सब कुछ के खिलाफ थे। प्रिविलेजेस वगैरह जो उनको मिले हुए थे, वो अपने आप को भगवान का अवतार, जैसे मान लीजिए कि हम जब स्कूल में जन्म लिए हैं तो एक समझो कि हम भगवान हैं, हमने जो अधिकार, जो हमने शासन कर दिया, हमने जो कह दिया वही चीज होनी चाहिए, तो वो उसके खिलाफ थे पूरी तरीके से। कौन? हमारे जॉन लॉक। अगर हम जीन जैक रोusseau के बारे में बात करें तो ये क्या कहते हैं, बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कहना चाहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन्होंने क्या डिमांड्स किया कि भाई इक्वल वोटिंग्स मिलने चाहिए सारे लोगों को, जो गवर्नमेंट होगा वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट जो है हमारे पास होनी चाहिए, और सरकार और कानून के बीच में एक ऐसा बंधन होना चाहिए कि जो सरकार है वो प्रजा का भी ध्यान रखे और उनको देख करके ही किसी प्रकार के कानून नियम को बनाए, और जो प्रजा होगी वो भी गवर्नमेंट के लिए भी इसी प्रकार का सोच रखेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉन्टेस्क्यू के बारे में, तो जो अपने बुक द सोशल स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या कहते हैं कि द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कहने का मतलब क्या है, ये अपने बुक में क्या कहना चाहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है एंड जो जुडिशरी है, जो कानून बनाएगा वो बॉडी कोई और होगी, यानी उस कानून को पालन करवाएगा वो कोई और होगी बॉडी। और अगर कोई कानून तोड़ता है, दैट मींस मान लीजिए कि अगर कोई फैसला या कुछ भी ऐसा करना है तो उसमें फैसला सुनाने वाली जो बॉडी होगी वो कोई और होगी। तो कहने का मतलब है ये तीनों फिलोसोफर्स मिलकर के इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो इंस्पायर्ड होते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास क्या है कि उनके जो वो आइडियाज थे, जो उनके आइडियाज किस प्रकार से लोगों के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, उस चीज को हम देखते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है द इंपैक्ट ऑफ दीज एनलाइटेंड आइडियाज। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स were discussed intensively in saloons, coffee houses and spread among the people through the books and the newspaper। देखिए कुछ लोग तो पढ़े लिखे थे, हमने देखा कि समाज में कुछ लोग अब पढ़े लिख रहे हैं। कौन से समाज में? थर्ड स्टेट वाले में। तो जाहिर सी बात है लोग बाल कटवाने जाएंगे, चाय पीने जाएंगे, कॉफी पीने जाएंगे। वहां जब जाते थे तो वहां जाकर के वो बैठते थे और बैठ करके बातचीत करते थे। किस चीज पर? इन फिलोसोफर्स के द्वारा जो दी गई बयान थी, या फिर किताबों में या न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में जब छपता था, तो उन चीजों को ये इनके द्वारा, इनके बारे में नहीं, इनके द्वारा जो आइडियाज दिए जाते थे उनको ये डिस्कस करते सैलून वगैरह पर। देखो चाय दुकान पर आप नोटिस करते होंगे, आप स्टूडेंट जब स्कूल जाते होंगे आपने देखा होगा चाय दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है। वहां पर 3-4 लोग चाय पीने के लिए आते हैं, बाकी लोग चुपचाप खड़े होकर के बात सुन रहे होते हैं, है नहीं। अब उसी बीच में क्या होता है कि जब बात बहुत इंटरेस्टिंग हो गई तो चाय की बिक्री बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसी बीच में कभी कभी लड़ाई भी हो जाता है किसी बात के, बिना मतलब का लड़ाई है, वो माथाफोड़ी होने लगता है उस जगह पर। बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है, और कुछ लोग केवल चाय पीने नहीं जाते, वहां जाकर के बातचीत करने के लिए जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, और कई अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं और इसके अलावा बुरी जानकारियां भी मिलती हैं। तो ये जो आपको फिलोसोफर्स का जो आइडियाज था वो वहां पर डिस्कस बहुत तेजी से हुआ करता था। अब मान लीजिए बाल कटवाने गए, 2 लोग बाल काटने वाले हैं, तो बाकी लोगों को तो बैठना पड़ेगा। अब बैठ के क्या करेंगे? कुछ ना कुछ डिस्कशंस वो करते थे, और उस डिस्कशंस में ये चीज बहुत जोर जोर से रहता था जो फिलोसोफर्स के द्वारा कही गई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग भी था उस समय के लिए। अब क्या होता है कि देखिए इन चीजों को अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने के साथ देखिए हमने सिचुएशंस को देख लिया, हमने टैक्सेशंस को देख लिया, फिलोसोफर्स के द्वारा जो इंस्पायर्ड लोग हो रहे थे वो हमने देख लिया, सोसाइटी किस तरीके से बेस्ड ऑन डिस्पैरिटी, कहने का मतलब अलग अलग भेदभाव बना हुआ था, वो चीज हमने देख लिया। तो आगे हम क्या देखेंगे, इन सबको जोड़ करके समझना है द लुई 16 प्लान टू इंपोज फर्दर टैक्सेस to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege। अब देखिए हमने क्या कहा था कि आपका जो हमारा पहला जो राइटर था वो जीन जैक, जो उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी प्रकार की प्रिविलेजेस को हम सपोर्ट नहीं करते और नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी के तर्ज पर वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सभी लोगों में। तो जब ऐसी डिमांड्स लोगों के अंदर बढ़ी, अब चाय दुकानों पर जब चर्चा शुरू हो गई तो ज्यादातर लोग इस बारे में बात करते होंगे। राजा को जब ये चीज लगती है, समझ में आती है, वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये सब कुछ अगर ठीक करना है, ब्रेड के प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस अगर ढूंढना है तो खुद को ठीक करना है, क्या करना पड़ेगा, टैक्सेशंस बढ़ाने पड़ेंगे।
और जो स्टेट जो लोगों का जो एक तरीके से गुस्सा है किसके ऊपर, जो प्रिविलेजेस जो हमने एंजॉय कर रहे हैं, हम जो एंजॉय, उसके खिलाफ जो गुस्सा है, उन सब चीजों को देख करके वो क्या करते हैं, टैक्सेशन बढ़ाने की बात करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक मार देने की सोचते हैं, टैक्स बढ़ा करके लोगों को समझाने, सीख देने की बात करते हैं। हालांकि सीख की बात नहीं यहाँ पर है कि राजस्व किसी भी तरीके से बढ़ाना है, उसका जो इकोनॉमिकल स्थिति है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ हमारे पास क्या आता है, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि स्टूडेंट्स हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जो हमारा पुराना सेक्शन था जिसमें हमने आपसे बात करी थी, कहाँ गया, एक मिनट, सॉरी, ये जो स्लाइड है, सॉरी, ये जो स्लाइड है इसमें हमने बात करी थी आपसे कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस थीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट्स, वो किस चीज को लेकर के होगा, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। इस पूरे सेक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर्स कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अलग अलग क्लासेस के होंगे, क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12, इनसे संबंधित कई सारे चैप्टर्स अपलोड होते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके आप शेयर भी करते रहिए,